गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन एंड उससे एसोसिएटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन कैसे हमारे लिए हेल्पफुल भी है और कैसे इंडिया का पॉपुलेशन धीरे धीरे हमारे लिए चैलेंजेस का काम कर रहा है और इस पॉपुलेशन के साथ क्या क्या समस्याएं हैं और उसके रेमेडीज़ क्या क्या हैं, इन तमाम चीज़ों को हम लोग इस सेक्शन में हैंडल करेंगे। इंडियन सोसाइटी का ये सेक्शन दैट इज़ द पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज़। तो सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग इसको कैसे फॉर्मेशन करेंगे आंसर राइटिंग में और इसको कैसे समझेंगे, दोनों चीज़ साथ साथ चलेगा। जो मैं बोल रहा हूँ वो आंसर राइटिंग है, उसको थोड़ा सा जो आंसर राइटिंग आप करोगे तो उसको थोड़ा कंप्रेस करना पड़ता है, जो ह्यूमैनिटिक वर्ड्स हैं उसको माइनस कर देना होगा। और जो भी जैसे सरकाज़म है या फिर कुछ मैंने क्रिटिसिज्म किया एक्सट्रीम, तो उसको आपको ऊपर नीचे कर देना होता है। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि पॉपुलेशन मीन्स द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन ए कंट्री एट ए गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया जिसको आप कंट्री कहते हो, उसमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब जितने लोग रहते हैं, जितने पर्सन्स हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, पॉपुलेशन। इंडिया हैज रिसेंटली ओवरटेकन चाइना, बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। तो चाइना इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री था। 2011 में हमारा सेंसस होना था, जिसको कि 11 के में हमारा सेंसस हुआ था, जिसके बाद 2021 में सेंसस होना था। कोविड के कारण इसको ब्रेक डाउन कर दिया गया। अब है 2025 में सेंसस होना है। तो इस कंडीशन में जो हमारी फर्टिलिटी रेट है वो 17% है। तो इस 17% दैट इज कॉल्ड एक डेकेड में 17% पॉपुलेशन इंडिया का ग्रोथ कर जाता है। तो उस कंडीशन में हमारा पॉपुलेशन अब इंडिया को, चाइना को पीछे छोड़ देगा। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी फॉलो की थी, जिसके कारण चाइना का पॉपुलेशन ब्रेक डाउन हुआ और अब उसने वन चाइल्ड पॉलिसी को भी छोड़ दिया है। तो देखा जाएगा आगे क्या होगा। रैपिड ग्रोथ क्रिएट्स सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड इन्वायरमेंटल चैलेंजेस। पॉपुलेशन का जो रैपिड ग्रोथ है ना, वो हमारे लिए बहुत सारे सोशल चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है, इकोनॉमिकल चैलेंज क्रिएट कर रहा है। क्या सोशल चैलेंज क्रिएट कर रहा है? तो जो पॉपुलेशन का जो जॉब हो गया या फिर उसके सैनिटाइजेशन का सिस्टम हो गया, ये तमाम तरह की समस्याएं होंगी, या फिर सोशल इम्बैलेंस है, इन तमाम चीज़ें देखने को मिलती है। इकोनॉमिकल चैलेंज में है कि इन तमाम लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए, एम्प्लॉयड कैसे बनाया जाए, इम्प्लॉयमेंटेशन का क्या होगा। पॉलिटिकल चैलेंजेज है, ये वहाँ के रिप्रेजेंटेशन और डेमोग्राफी को चेंज कर देते हैं। एनवायरमेंटल चैलेंज है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पॉपुलेशन एक बड़ा इशू हो जाता है कि जितना अधिक पॉपुलेशन होगा उतना अधिक हम एक्सपेंडिचर होगा चीज़ों का, तो उससे भी समस्या है। पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड विथ लिटरेसी, हेल्थ केयर, पॉवर्टी एंड कल्चर। पॉपुलेशन का ग्रोथ डिपेंड करता है किस पे? लिटरेसी पे, और किस पे? हेल्थ केयर पे, और किससे? पॉवर्टी पे, और किस पे? कल्चर पे। लिटरेसी पे कैसे? कि अवेयरनेस नहीं है कि पॉपुलेशन का क्या करना है, कितने बच्चे सही हैं। हेल्थ केयर में है कि फर्टिलिटी रेट जिस हिसाब से हमारा है उसी हिसाब से हमारा मॉर्टेलिटी रेट में भी इशू आ गया है। पहले लोग कम जिया करते थे, हेल्थ केयर बेहतर हो गया तो उम्र लंबी हो गई, चाइल्ड डेथ कम हो गया इस कारण से। पॉवर्टी, आप रूरल एरिया में अभी भी देखोगे कि जो पॉपुलेशन है, ये जो बच्चे हैं, चिल्ड्रेन है, इन लोगों को लेबर फोर्स के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ओल्ड एज की समस्याएं जो हेल्थ केयर को लेके होती है, उसके काउंटर करने के लिए ये लोग जो रूरल एरिया में बच्चों को अपना एसेट के फॉर्म में रखते हैं। और कल्चरल है कि बेटा होना ही चाहिए, नहीं बेटा होगा तो हमारा वंश नहीं बढ़ेगा, तो इसके कारण मल्टीपल चाइल्ड हो जाते हैं, 2-4 बेटियां फिर एक बेटे। तो ये एक इस तरह से दिखता है। पॉपुलेशन स्टडी हेल्प्स द प्लानिंग, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज। पॉपुलेशन स्टडी का क्या है कि आपको एग्जैक्ट पता हो कि आपके एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, आपके कंट्री में, तो उससे क्या होगा कि आप प्लानिंग कर पाओगे कि हम रिसोर्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, है ना, और डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रोग्राम लाएंगे। खास करके अगर आप हाईली पॉपुलेटेड स्टेट को देखोगे लाइक बिहार एंड यूपी, तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक डेवलप होकर रेडी होता है, जब तक वो यूज़ में आता है, तब तक पॉपुलेशन जो है 20%, 23%, जैसे कि सबसे ज़्यादा इंडिया में एक डेकेड में पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो 25% है बिहार का, ठीक है। तो उस रिस्पेक्ट में वहाँ समस्या पैदा हो जाती है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तब तक पॉपुलेशन का प्रेशर इतना बढ़ जाता है। समस्या तो उसके पीछे का कारण क्या है? पॉवर्टी और लिटरेसी। तो पॉपुलेशन की स्टडी जरूरी होती है। डेमोग्राफी गिव्स इंसाइट इनटू बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन ट्रेंड्स। ये देखने को मिलता है अगर आप ये
सेंसस करते हो या पॉपुलेशन को स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है कि हमारा बर्थ रेट क्या है ना, डेथ रेट क्या है, और माइग्रेशन का फॉर्म क्या है, ट्रेंड क्या है, लोग आ रहे हैं या लोग जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो उसका परसेंटेज क्या है, उससे डेमोग्राफी चेंज हो जाती है। इंडियाज डेमोग्राफिक साइज बोथ है चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, ये दोनों चीज़ें हैं, चैलेंज भी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि हमारे पास वर्क फोर्स ज़्यादा है, चैलेंज क्या है कि उन सबों के लिए बेहतर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें करना, सैनिटाइजेशन की बातें करना, एम्प्लॉयमेंट की बातें करना, ये चैलेंज हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग दीज इशूज नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना, समावेशी विकास के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए समझना जरूरी है। व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि आने वाले जनरेशन को हम उस फॉर्मेशन में कंट्री को दें जिस फॉर्मेशन में वो हमें मिली थी। ऐसा ना हो कि हम इतना अधिक रिसोर्सेज का यूज कर लें कि उनके लिए कुछ, नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचे ही नहीं। तो दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब फैक्टर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ में सबसे पहले हमारे पास आता है सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में हम देखते हैं हाई फर्टिलिटी रेट ड्यू टू ट्रेडिशनल प्रेफरेंस फॉर लार्ज फैमिलीज। तो पहले हम लोग क्या देख रहे हैं कि जॉइंट फैमिली का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट था। तो जॉइंट फैमिली के कॉन्सेप्ट के कारण क्या है कि बच्चों को संभालने के लिए और एल्डरली लोगों को लोनलीनेस, है ना, जो कि एग्रीकल्चर ओरिएंटेड सोसाइटी थी, तो उस कंडीशन में बच्चे जितने भी हों बुरा नहीं माना जाता था। तो एक समस्या ये थी। और इंडिया की फर्टिलिटी रेट भी हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि हम सब ट्रॉपिकल कंट्री हैं। जो भी सब ट्रॉपिकल कंट्री होती है तो उसके कारण उसकी फर्टिलिटी रेट बढ़ जाती है। फिर हिमालयस के कारण भी हमारी फर्टिलिटी रेट बढ़ गई है। या फिर आप नदियों का जो मैदान है, प्लेन लैंड है, गंगा ब्रह्मपुत्रा हो गया, यमुना हो गया, ये सब का बहुत एरिया, बहुत बड़ा सा एक प्लेन लैंड हमें देता है। और सरप्लस प्रोडक्शन, हमारा फूड सेफ्टी, इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ है। और हमारा पॉपुलेशन, चूँकि हमारा ट्रेडिशन था लार्ज फैमिली का, जब फूड सेफ्टी मिल गई, हेल्थ केयर बेहतर मिल गया, तो हम लोग ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगे। लैक ऑफ एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विस इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में अभी भी है कि फैमिली प्लानिंग को बुरी बात मानी जाती है। 2-4 बच्चे हुए नहीं तो क्या बुराई क्या है इसमें, राइट। और मैंने बताया कि रूरल एरिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है या पॉवर्टी का प्रॉब्लम, उसके लिए चाइल्ड जो है लेबर फोर्स का काम करता है, ये भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कारण कॉज हो जाएगा कि आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या करना पड़ेगा? आपको हेल्थ केयर को बेहतर बनाना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर का भी एक प्रॉब्लम है, दैट इज़ कॉल्ड, नॉर्थ इंडिया में क्या होता है कि एक बेटा मतलब एक लाठी, 4 बेटा मतलब 4 लाठी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाठी? डंडा। कि अगर कभी हमारा झगड़ा होता है किसी बंदे से, तो अगर मेरे पास एक ही बच्चा है तो वो एक ही लाठी हुआ, एक ही डंडा हुआ। बट अगर हमारे पास 6, 7, 8, 9 बच्चे हैं, मेल चाइल्ड की बात हो रही है, फीमेल चाइल्ड की नहीं हो रही है, तो हमारा लाठी मजबूत होगा, है ना। तो दैट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, और ऑब्वियस सी बात है रूरल एरिया में पुलिसिंग तो हमेशा बेहतर हो नहीं सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे रहता है कि लाठी मजबूत होता है जितने बेटे होते हैं उससे। तो ये देखने को मिलता है। तो लो फीमेल लिटरेसी रेट, पुअर अवेयरनेस ऑन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो लो फीमेल लिटरेसी रेट, तो फीमेल लिटरेसी रेट डाउन होने के कारण और अवेयरनेस कम होने का कारण हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसके बारे में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इस कारण से हमारा जो पॉपुलेशन वो बढ़ता रहता है। नेक्स्ट इसके अलावा क्या आता है? चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज मतलब 16-17 साल में आपने बच्ची की शादी कर दी, स्टिल एग्जिस्ट। तो ये क्या हुआ कि रिपीटेबल प्रेगनेंसी को ये बढ़ाता है ना, लीडिंग टू अर्ली एंड रिपीटेड प्रेगनेंसीज। अगर 16-17 साल में किसी की मैरिज हुई है और उसके अंदर मान लो कि लिटरेसी कम है, अवेयरनेस कम है, तो उस कंडीशन में और बच्चों के जन्म को बुरा नहीं माना जाता है कि जितने बच्चे हों वो अच्छा है। जैसे कि एक वेब सीरीज आया था, दैट इज पंचायत। तो उसके फर्स्ट सीजन में वो जो सचिव है वो लिखवा रहा था वॉल पे कि 2 बच्चे हैं मीठा खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। तो अब उसमें डिबेट हो गया, वहाँ के गांव वालों ने विरोध कर दिया कि मेरे 3 बच्चे हैं तो तीसरा वाला मेरा बवासीर है क्या? तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट, पाइल्स, बवासीर इज पाइल्स। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इस कारण से भी है। तो चाइल्ड मैरिज के कारण क्या हो रहा है कि हमारा रिपीटेड प्रेगनेंसी देखने को मिलता है, चूँकि अवेयरनेस नहीं है और बच्चे एसेट के फॉर्म में काम कर रहे हैं। डिक्लाइन इन मोर्टैलिटी रेट ड्यू टू बेटर हेल्थ केयर एंड सैनिटाइजेशन। पहले क्या था कि पहले इन द सेंस कि 90s से पहले, या आप कह लो कि 1947 से पहले, कि हमारा मोर्टैलिटी रेट इतना हाई नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में हमारा मोर्टैलिटी रेट 34 ईयर्स था, कि मैक्सिमम अगर आप जी सकते हो इस सिचुएशन में तो 34 ईयर्स है।
एक ट्रेडिशन ये भी हेल्थ केयर को लेके देखने को मिलता है, खास करके हेल्थ केयर में। पहले क्या था, अगर आप देखोगे कि अभी हमारा जेनजी चल रहा है, तो जेनजी का मीन्स है कि 4th जनरेशन है हम लोग, 1st, 2nd, 3rd। मैं यहाँ हूँ 3rd वाले जनरेशन पे, इसको मिलेनियम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या, जेनजी। अब यहाँ पे ये हो गए मेरे ग्रैंडफादर। अब ये जो ग्रैंडफादर हैं, इनका जन्म 1930s में हुआ होगा, तो उस हिसाब से जो मेरे फादर होंगे, है ना, ये फादर हो गए, ये ग्रैंडफादर हो गए। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो जरूरी हो जाता है कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए। तो इनका जो वर्थ होगा वो 1955 रख लो या 60 रख लो इस कंडीशन में, है ना। मैक्सिमम अगर होगा तो 60 होगा, और इसको अप ऊपर नीचे कर सकते हैं। अब यहाँ से कहानी में शुरुआत होती है, और ये सारा जो तामझाम हुआ है, बेहतर लाइफ एंड हेल्थ केयर एंड तमाम चीज़ें, ये 1990s से हुई है। क्योंकि एक रेवोल्यूशन हुआ था, दैट इज कॉल्ड क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड ही क्या है, 1969, है ना, या 1967। तो यहाँ से हमारे पास फूड सेफ्टी आता है। तो इन लोगों ने फूड सेफ्टी देखा ही नहीं था, और यहाँ पे ढेर सारे डिजीज थे, है ना, हाइजा, कोलरा, प्लेग। तो इसमें और मोरालिटी रेट जो है 34 ईयर्स, 35 ईयर्स, 50 ईयर्स, इस तरह से था। तो इसमें क्या है कि अगर मान लो 10 बच्चे हैं, तो प्रॉबिलिटी है कि 10 में से 6 बचेंगे, 4 मर जाएंगे किसी न किसी डिजीज से। या मान लो किसी के 4 बच्चे हैं, तो प्रॉबिलिटी है कि 2 बचेगा, 2 मर जाएगा किसी न किसी कारण से। तो ये कंडीशन है। हालांकि इसमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो मेरे लिए ना लागू करें आप, है ना, कि मैं 4 हूँ, 6 हूँ, तो मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं मतलब जितना गवर्नमेंट ने कह रखा है मैं उससे भी कम हूँ, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझसे इसको कनेक्ट ना करें, इसको टॉपिक को समझने के लिए इसको समझें। तो इसमें क्या है कि इस कारण से एक कॉन्सेप्ट, सोशल कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया, बिकॉज ऑफ हेल्थ केयर, बिकॉज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, बिकॉज ऑफ कल्चरल वैल्यू सिस्टम। इन तमाम चीज़ों से ये हुआ। तो हेल्थ केयर में क्या था कि सारे बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो अगर 3-4 हैं, 5 है, तो उसमें से 2-3 सर्वाइव करेगा, 1-2 तो मर ही जाएगा। तो अब 5 हो गया। अब क्या हुआ कि हेल्थ केयर बेहतर हो गया, मोर्टेलिटी रेट बेहतर हो गया। अगर अब 5 है तो 5 सर्वाइव कर जाता है, 7 है तो 7 सर्वाइव कर जाता है। मैं एक सज्जन को जानता हूँ, उनको 12 सन एंड 3 डॉटर, 15 चाइल्ड है। और ये मेरे लिए भी एक्सट्रीम है, इसलिए मुझे ये याद है कि मैंने आज तक इससे ज़्यादा बच्चे वाला कोई फैमिली नहीं देखा था। जनरली जो मैं जहाँ से हूँ, बिहार के एरिया से, तो जनरली उस फैमिली में आपको मिल जाएगा 2, 3, 4 इस तरह के बच्चे वाला फैमिली मिल जाएगा। 2 वाले तो कम ही मिलते हैं, 3, 4, 5, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा उधर देखने को मिलता है। तो ये देखने को आपको मिल जाएगा। तो बेटर हेल्थ केयर ने और मोर्टेलिटी रेट ने चीज़ों को उसका देखने का एंगल चेंज कर दिया, राइट। और इससे समस्या पैदा होने लगी, और जब तक इंडियन गवर्नमेंट इसको समझती, तब तक इमरजेंसी का पीरियड आ गया। उसने फोर्सफुली इसको करवाने की कोशिश की, लोग और भड़क गए। अब है क्या, मोर्टेलिटी रिड्यूस फ्रॉम 127, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा था क्या, कि अगर 100,000 बच्चा जन्म लेता है, तो इसमें से 5 साल की उम्र तक में 127 बच्चे की डेथ हो जाएगी, है ना। जो 2020 में घट के 37 रह गया है, कि अब अगर 1000 चिल्ड्रन का जन्म होता है, तो उसमें अगले 5 साल की उम्र तक होने में उसमें से मात्र 37 बच्चे जो हैं उनकी डेथ होगी, बाद बाकी टोटल सर्वाइव कर जाएगा। इसने पॉपुलेशन के डायमेंशन को चेंज कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकी डेथ होनी अच्छी बात है या मोर्टेलिटी रेट का कम होना अच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ कि सोशल चेंज ने पॉपुलेशन के डेमोग्राफी को चेंज कर दिया, है ना, पॉपुलेशन के डाटा को और उसके बढ़ने के तरीकों को, स्ट्रैटेजी को चेंज कर दिया। और इसके लिए अब आपको अवेयर होना पड़ेगा। अभी भी अर्बन रूरल डिवीजन आप देखोगे कि अर्बन एरिया में लोग जो है, चूँकि वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा लगते हैं अपब्रिंगिंग में, स्कूलिंग, तमाम चीज़ों में, तो वो कम बच्चे रखना चाहते हैं। रूरल एरिया में क्या होता है कि ठीक है, सब हो जाएगा। रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीव इनकरेज चाइल्ड बर्निंग, चाइल्ड बेयरिंग। तो ये क्या है, तो रिलीजियस एंड कल्चरल वैल्यू मैंने आपको बताया कि रिलीजियसली था कि बेटा तो होना ही चाहिए, कल्चर में भी है
और बच्चा होना बुरी बात भी नहीं है। तो इस कंडीशन में जो बेटा होने का जो इच्छा है ना, चूँकि पैट्रियार्कियल सोसाइटी में है ना, हमारा जो वो है फैमिली का जो अगला जनरेशन जो पावर शिफ्ट होगा या प्रॉपर्टी शिफ्ट होगा वो मेल चाइल्ड को ही होना है। तो फीमेल चाइल्ड को काउंट ही नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी से बोलोगे कि आपको 6 बच्चे हैं तो 4 + 2, तो वो कहेगा नहीं मेरे 2 ही बच्चे हैं, 4 तो बेटियां हैं, इनको तो शादी कर देंगे, ये चली जाएंगी। तो दैट इज़ द पॉइंट कि इसके कारण भी समस्या पैदा हो गई, ये हमें देखने को मिलता है। तो सोशल फैक्टर में ये हमें देखने को मिल रहा है। अब है इकोनॉमिक फैक्टर इसका। तो सोशल फैक्टर के साथ कल्चरल फैक्टर इंक्लूड है, रिलीजियस फैक्टर इंक्लूड है, जो उनका वैल्यू सिस्टम है उस कारण से। और वैल्यू सिस्टम में मैंने बताया लॉ एंड ऑर्डर का वैल्यू सिस्टम, कि जब मार होगा तो बचाएगा कौन, पुलिसिंग पे कोई खास ट्रस्ट है नहीं। हेल्थ केयर कि ओल्ड एज में जब हम जाएंगे तो हमारी देखभाल करने के लिए लोग चाहिए, तो ये एक कारण है। सोशियो इफेक्ट मैंने बता ही दिया था। इकोनॉमिक फैक्टर में हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, पॉवर्टी फोर्स फैमिलीज टू सी चिल्ड्रन एंड इकोनॉमिक एसेट, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मान लो कि एक हस्बैंड वाइफ है, एक मेल है एक फीमेल है, अब दोनों लेबर का काम करते हैं, तो 200 मान लो इसको मिलता है, 200 इसको मिलता है, कम ज़्यादा जो भी है, तो दोनों मिलके 400 कर पाते हैं। बट इसने क्या किया कि इसने 5 बच्चे किए, कितना हो गया, 4 1 5, तो इनको पालने में ठीक है, शुरुआती दिनों में गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं और वो सारा चीज़ हो गया। जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, है ना, 14-15 साल के, 16 साल के, तो अब इन लोगों को 200 भी मिलेगा। अगर कहीं ना कहीं ये जुगाड़ करके वर्क कर लेते हैं, मैं एक आइडल सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ, है ना। तो 2 4 6 8 10 12 14, अब इस फैमिली का टोटल जो पर डे का इनकम हो गया वो 1400 हो गया, जो पहले कितना था, 400 था। तो ये जो है इस कारण से पॉवर्टी फोर्स फैमिलीज टू सी चिल्ड्रन एज ए इकोनॉमिक एसेट। अब उसको आप प्लान कर सकते हो कि सबने मिलकर सोचा कि एक छोटा सा घर बना लेते हैं, तो उसने घर बना लिया। ऐसे सिर्फ हस्बैंड वाइफ होते और 2 ही बच्चे होते तो 800 ही हो पाता। नेक्स्ट हमें देखने को क्या मिल रहा है, इन रूरल एरिया चिल्ड्रन आर कंसिडर एडिशनल लेबर फोर्स, कि घर में जितने बच्चे होंगे, अगर एग्रीकल्चर से आप जुड़े हो, आप लेबर फोर्स नहीं भी अपने ही घर के एग्रीकल्चरल वर्क से जुड़े हो, तो आपको लेबर फोर्स के फॉर्म में काम करेगा। और अगर बाहर करते हो तो पैसे घर आएंगे। लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेक पेरेंट डिपेंड ऑन चिल्ड्रन इन ओल्ड एज, ये भी देखने को मिला है कि मान लो किसी को 2 ही बच्चे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, इस कंडीशन में फीमेल मैरिज करके चली गई। मेल जो है अगर सही से देखभाल नहीं करता है तो उस कंडीशन में इस जो ये ओल्ड एज वाले लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, है ना। गवर्नमेंट के ऊपर कोई खास उस तरह का ट्रस्ट नहीं है, तो इस कंडीशन में कम से कम 2-3 बेटे तो होने ही चाहिए। क्यों, उससे क्या होगा कि ये नहीं देखेगा तो ये देखेगा, ये नहीं देखेगा तो ये देखेगा, है ना, आपस में कंट्री कर लेगा, तो उससे वो आसान हो जाएगा। तो लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेक पेरेंट डिपेंड ऑन चिल्ड्रन इन ओल्ड एज, ये यूरोप में जापान में ये देखने को नहीं मिलता, अमेरिका में देखने को नहीं मिलता है। ओल्ड एज को लेके जो हेल्थ केयर का प्रॉब्लम है उसको गवर्नमेंट हैंडल करती है, तो इसलिए वहाँ पे इन सारी बातें लागू हो जाती है। बट इंडिया में ये प्रॉब्लम आ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट पुश माइग्रेशन बट डज नॉट रिड्यूस बर्थ रेट, एक सबसे बड़ी समस्या ये भी देखने को मिलती है कि ये जो बच्चे हो गए, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, इसके कारण एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ, और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हुआ कि माइग्रेशन हुआ। अभी भी आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन होता है वो लोग बिहार और यूपी से ही माइग्रेट करते हैं। ये बिहार यूपी से माइग्रेट करके दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका कहीं भी चले जाएंगे। क्यों, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद इनके अंदर वो अवेयरनेस नहीं है, तो इस कारण से आप देखोगे कि डजंट रिड्यूस बर्थ रेट, तो इसके कारण से इनका बर्थ रेट भी कम नहीं हो पाता है। अर्बन कॉस्ट ऑफ लिविंग रिड्यूस फर्टिलिटी बट रूरल पॉवर्टी इंक्रीज इट, तो यहाँ पे है कि लिविंग, अर्बन कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या हो जाता है शहरी क्षेत्रों में कि स्कूल की फ़ी है, रेंट है, या स्पेस का कम होना है, इन तमाम चीज़ों के कारण इनकी फर्टिलिटी रेट कम होती है, 1-2 ही बच्चे करते हैं क्योंकि फिर उनकी परवरिश भी करनी होती है। बट रूरल पॉवर्टी इंक्रीज इट, और रूरल एरिया में क्या है कि ये बच्चे जो हैं वो एसेट के फॉर्म में काम करते हैं, तो इसके लिए इसको कोई दिक्कत नहीं होता है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस फ्यूल हायर फर्टिलिटी रेट्स, ये मैंने आपको बताया कि अगर हमारा सोसाइटी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने के कारण चाइल्ड क्या हो जाएगा, एसेट का फॉर्म हो जाएगा, और चाइल्ड क्या हो जाएगा, लेबर फोर्स के फॉर्म में काम करेगा, राइट। तो इकोनॉमिक बैकवर्ड होने के कारण
इन तमाम बातों पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये फ्यूल का काम करता है हायर फर्टिलिटी को लेके। सोशल इनइक्वालिटी एड ऑन पॉपुलेशन इम्बैलेंस। अब किसी के पास अब जनसंख्या कम है, जो मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था कि उसमें क्या बताया था कि टोटल 10% जो इंडिया का पॉपुलेशन है उसके पास लगभग 60% प्रॉपर्टी है, राइट। तो ये देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे है कि सोशल इनइक्वालिटी है, तो सबों के लिए एक बात एक जैसी नहीं होती है। जो किसी के लिए बात अच्छी है वो किसी के लिए नॉनसेंस होता है। तो ये देखने को मिल रहा है क्योंकि सोशल इनइक्वालिटी है। ओल्डर एज में इन लोगों के साथ ओल्ड एज में क्या प्रॉब्लम आएगा उसको देखने के लिए बच्चे चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है तो उसको संभालने के लिए बच्चे चाहिए। तो हर चीज़ में बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी पढ़े लिखे परिवार के, रूरल एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर किसी को 4 बेटे हो जाए तो वो बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं जाता है ना। ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला असम वाला सेक्शन है, यहाँ अलग कहानी हो जाती है। यहाँ बच्चियों की शादी में उतने खर्चे नहीं होते हैं, बट अगर फीमेल चाइल्ड होती है तो स्ट्रेस होता है। किसी को अगर 4 बेटी हो जाए तो वो पूरा लाइफ टाइम स्ट्रेस में चला जाता है कि इसका मैरिज करना होगा, इतनी प्रॉपर्टी है नहीं मेरे पास। लेकिन अगर 4 बेटे हों और कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली का भी हो तो बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं जाता, उसको लगता है कि ये एसेट है। तो इस कारण से पॉपुलेशन बढ़ रहा है क्योंकि इकोनॉमिकली सोशली इनइक्वालिटी फैली हुई है। दोज इकोनॉमिक डायरेक्टली इन्फ्लुएंस डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, ये देखने को मिल रहा है। और आप ये देखोगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ का डायरेक्ट कनेक्शन पॉवर्टी से है, अवेयरनेस की कमी से है। अगर मान लो आपके अंदर पॉवर्टी थी तो पॉपुलेशन ग्रोथ भी कम होना चाहिए था, क्योंकि आपके पास तो जो पॉपुलेशन बची हुई है उसको खाने खिलाने के लिए पैसे नहीं है। और ये जो सोशल स्कीम है, भले आप इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, हर चीज़ के बहुत फ़ायदे होते हैं और नुकसान भी होते हैं। जैसे सोशल स्कीम है, इसके भी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने में, फर्टिलिटी को कंट्रोल करने में एक नुकसानदायक इमेज बनता है। जैसे जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इससे घर मिल जाएगा। प्रधानमंत्री शौचालय योजना है, अगर मान लो एक आदमी को, एक पर्सन को 4 बच्चे हैं, राइट, एक पर्सन को 4 बच्चे हैं, ए बी सी और डी। अब क्या होगा कि पहले प्रधानमंत्री आवास इसको मिला, शौचालय योजना ये लिया, दैट इज कॉल्ड प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास पहले नाम था इसका। अब ये चारों बड़े हो गए, इनको भी उतना लोड नहीं लेना है, प्रधानमंत्री आवास इन्हें भी मिल जाएगा, ठीक है, आगे इन फ्यूचर में। फिर और भी प्लान्स हैं, जैसे कि अनाज वाला है, 5 kg अनाज मिलता है और ये सब लेबर के वर्क फोर्स के फॉर्म में काम कर ही रहे हैं। तो ये जो सोशल वेलफेयर के प्लान हैं वो भी थोड़ा सा पॉपुलेशन के ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं, ये अच्छा भी है बुरा भी है, दोनों पोर्शन है। छोड़ेंगे तो हमारा जो लोअर क्लास है वो फूड क्राइसिस में चला जाएगा, तो उसको बंद भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो उससे पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाता है, क्योंकि वो एसेट के फॉर्म में बच्चों को देखते हैं। अब है कि डिटरमाइनेंट ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन चेंज डिपेंड ऑन बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। अब ये पॉपुलेशन चेंज जो है, हम ये देखने को क्यों मिल रहा है, देखो, सांस ले लेता हूँ। एक तो पहले फूड क्राइसिस हुआ करता था, तो उससे क्या समस्या थी कि आपके मोरालिटी का बहुत ज़्यादा वो नहीं था, आप कितने दिन जियोगे वो गॉड नोज। उसके बाद डिजीज़ बहुत ज़्यादा था, अब उन सबों पे काबू पा लिया गया, फूड क्राइसिस ख़त्म हो गया। तो पॉपुलेशन चेंज जो है वो बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। दूसरा चीज़ है कि अगर मान लीजिए मैं जन्म लिया बिहार में, ठीक है, या यूपी में, और वहाँ कोई जॉब नहीं मिल रहा है, तो मैं माइग्रेट करके केरला चला गया, वहाँ जॉब मिल गया। अब वहाँ के लोगों के अंदर अवेयरनेस था, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल रखा, है ना। अब वो लेकिन छोटे छोटे काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे, तो वहाँ जाके मुझे जॉब, लेकर माइंड सेट मेरा वहीं का है, यूपी का ही है। तो अब मैं वहाँ जाके भी 4 बच्चे कर रहा हूँ कि भाई चारों रहेगा, लगा भिड़ा रहेगा, मैं कारपेंटर का काम करता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेगा, सरकारी स्कूल में पढ़ा लिखा भी देंगे, काम चल जाएगा। तो ये कारण हो जाता है। फर्टिलिटी रेट, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर वुमेन, है ना, ये 2.0 है, ये 2.0, पहले ये 2.2 था, जो घट के 2020 के सराउंडिंग में 2.0 हो गया। और ये जो पॉपुलेशन को स्टडी करने वाले लोग हैं उनका कहना है
कि 2.3 से नीचे रहने पे दिक्कत आ सकती है। तो अब नई पॉलिसीज़ पे डिस्कस हो रहा है कि मिनिमम 3 बच्चे तो होने ही चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। हम लोगों को जापान वाला या फ्रांस में जो देखने को मिल रहा है, ये सारी, या रसिया में जो देखने को मिल रहा है, ये सारी समस्याएं इन फ्यूचर हमें हैंडल करनी पड़ सकती है। मोर्टेलिटी रेट इंक्लूड क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो एक जो है डेथ रेट हो गया कि आपका एज, कितने एज में आप मरोगे। इन्फेंट मोर्टेलिटी की 5 साल की उम्र तक में कितने बच्चे की डेथ होती थी। और मैटरनल मोर्टेलिटी, है ना, इन सबों में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके कारण भी हमारा ये ग्रोथ बढ़ रहा है। माइग्रेशन इज मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जॉब की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब इससे अर्बनाइजेशन को अलग समस्या होती है ना, कि उसमें स्लम डेवलप हो जाते हैं, सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाता है। हाई माइग्रेशन अलर्ट पॉपुलेशन साइज ऑफ बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ से ये लोग माइग्रेट किए और जहाँ गए, किसी मान लो बिहार से ये लोग निकले और ये केरला गए, तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ अच्छा पॉपुलेशन फर्टिलिटी रेट तो ज़्यादा था, पैदा ज़्यादा बच्चे हुए, लेकिन ये माइग्रेट कर गए केरला। अब केरला के डेमोग्राफी को ये लोग चेंज कर रहे हैं और ये दोनों जगह मूव कर रहे हैं, तो यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है और यहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो माइग्रेशन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या ये है कि बोथ सोर्सेस में, जहाँ से आए हैं और जहाँ गए हैं, दोनों जगह समस्या देखने को मिलती है। सोशल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्ट दिस डिटरमाइंस। सोशल स्ट्रक्चर को भी चेंज कर देता है, ये अपना वैल्यू सिस्टम लेके वहाँ माइग्रेट किया है। इकोनॉमी को भी चेंज कर देता है ना, जैसे कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं। अब जो यहाँ का लोकल बंगाली है वो हो सकता है आपको हाई प्राइस पे काम करे, लेकिन जो बांग्लादेशी माइग्रेंट है उनको सर्वाइवल का इशू है, तो सर्वाइवल का इशू है तो उस कंडीशन में वो लो प्राइस पे भी काम करने को रेडी हो जाएंगे। इससे यहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट छीनेगा, उससे समस्या होती है। इन्वायरमेंटल इशूज होता है क्या कि स्लम बस्ती बन गई, सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम हो गया, अचानक से किसी सिटी में ट्रैफिक बढ़ गया, ये भी देखने को मिला है, इससे पॉल्यूशन बढ़ गया। इन तमाम तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अब है कि 28.9% माइग्रेशन हुआ है 2020 से 21 के बीच में। अर्बन माइग्रेशन 34% के अराउंड है, कि शहरों में जो माइग्रेशन है वो 34% है। ओवरऑल माइग्रेशन इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है 28%। टुगेदर डिफाइन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पैटर्न। अब है पॉपुलेशन मेजरमेंट का प्रोसेस क्या है। तो पॉपुलेशन मेजरमेंट किया जाता है सेंसस से। हर 10 साल में सेंसस होता है। 2011 में हुआ था, उसके अलावा 2021 में होना था, जिसको होल्ड कर दिया गया। अब 25 में ये फिर से किया जाएगा। तो ये सेंसस से हमें पता चलता है कहाँ का कितना पॉपुलेशन है। कंडक्टेड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर द होम मिनिस्ट्री, जिसको कंडक्ट कराता है। अब है कि 2001 के सेंसस डिले हो गए कोविड के कारण। न्यू फीचर डिजिटल डाटा कलेक्टेड ओबीसी एंड ट्रांसजेंडर इंक्लूजन। अब यहाँ पे है कि 1931 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था। उसके बाद कास्ट सेंसस इंडिया में एक बार और सर्वे के फॉर्म में हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ने डाटा रिलीज नहीं किया। इस बार कहा गया है कि ये दोनों होगा, कास्ट सेंसस और सेंसस दोनों किया जाएगा। तो इस समय पता चल जाएगा कि ओबीसी पॉपुलेशन कितना बढ़ा है इंडिया में, एससी पॉपुलेशन कहाँ और कहाँ पे कितना पॉपुलेशन है। ट्रांसजेंडर को भी इंक्लूड किया गया है। डिजिटल डाटा कलेक्शन यानी कि मोबाइल ऐप बना दिया गया, उसी में आप डाटा भर दो तो रियल टाइम डाटा आप प्रोसेस कर पाओगे। और इसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं कि आपके पास क्या क्या है, एलपीजी यूज़ करते हो नहीं करते हो, पक्का मकान है, घर है, गाड़ी है, ये तमाम चीज़ें। डाटा हेल्प्स प्लानिंग वेलफेयर पॉलिसी एंड रिसोर्स एलोकेशंस। तो ये जो डाटा है इससे क्या होगा कि हम निकाल पाएंगे कि आगे वेलफेयर के प्लान्स क्या बनने चाहिए। जो सबसे पिछड़ा, जो मार्जिनल ग्रुप है, वो सबसे ज़्यादा किस ज्योग्राफिकल एरिया में रह रहा है, तो उसको टारगेट करके हम पॉलिसीज बना सकते हैं, है ना। रिसोर्स का एलोकेशन, कि कहाँ पे ज़्यादा पैसा खर्च करना है, कहाँ ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, कहाँ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, फैक्ट्री लगानी है, इसका फ़ायदा मिलेगा। डिले इम्पैक्ट सब्सिडीज फंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अगर इसका लंबे समय तक डिले करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको सब्सिडी और कितने लोगों को देना है। फंड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम हो जाता है कि मान लो कि अचानक किसी कारण से मध्य प्रदेश का पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ गया
और उसके साथ पॉवर्टी भी वहाँ बढ़ गई। और आप जो है टारगेट किए हुए हो बिहार झारखंड जैसे जो बीमारू स्टेट हैं, है ना, कि यहाँ पे जो है फंड ट्रांसफ़र ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और आपने सेंसस कराया नहीं, तो उस कंडीशन में वहाँ के लोगों के लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। फिर रिप्रेजेंटेशन का भी इशू आ जाता है, क्योंकि इसी से सेंसस से ही जुड़ा हुआ मामला है कि आपको कौन टेरिटरी जो लोकसभा के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं जो टेरिटरी निर्धारण किया जाता है, वर्ड नहीं आ रहा है ना, चुनाव से पहले उसको कराया जाता है ना, जिसमें आप ज्योग्राफिकल क्षेत्र एरिया को तय करते हो कि इस ज्योग्राफिकल क्षेत्र से इस एमपी मतलब एक एमपी के लिए ये हुआ, एक रिप्रेजेंटेटिव इस एरिया से जाएगा, एक रिप्रेजेंटेटिव इस एरिया से जाएगा। तो तो ये सेंसस करना इसलिए भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। अब है कि अभी कह रहा है कि अगर आप अभी जो हमारा डिले हुआ इससे 12 करोड़ पीपल 12 करोड़ पीपल इफेक्ट हुए हैं, राइज लूजिंग राशन बेनिफिट ड्यू टू डिले। सिर्फ हम लोगों ने 2021 की जगह पर 2024 4 साल का ये डिले है, और 4 साल के डिले के कारण 12 करोड़ लोग इफेक्टेड हो गए हैं उनको, क्योंकि सरकार के पास डाटा ही नहीं है कि कहाँ पे क्या देना है। तो सेंसस इज द बैकबोन ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी मेकिंग, ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं। अब अगला हमारे पास आता है कास्ट बेस्ड सेंसस। तो बिहार और कुछ स्टेट केरला ने, बिहार उड़ीसा जैसे स्टेट ने अपनी मर्जी से ये करा लिया था, जो कि ये यूनियन लिस्ट का टॉपिक होता है। सेंसस जो है यूनियन लिस्ट का टॉपिक है, राइट। 3 तरह के लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो ये यूनियन लिस्ट में है, तो इस पर केस हो गया है ना, बिहार और उड़ीसा ने जो करवाया था। तो इन लोगों ने कहा कि मैंने कोई सेंसस नहीं करवाया है, मैंने बस सर्वे करवाया है ना। ये काइंड ऑफ सर्वे है फॉर स्टेट के लिए कि वो अपना पॉलिसी मेकिंग में इसका यूज कर सके, ये देखने को मिलता है। तो कास्ट सेंसस रिकॉर्ड कास्ट आइडेंटिटी फॉर ऑल सिटीजन। अभी जो हमारा कास्ट पॉलिसी है उसमें हम जो है हम लोगों ने ओबीसी, एससी और एसटी को अलग अलग तरह के रिजर्वेशंस दे रखे हैं। वेलफेयर प्लान में जो समाज में पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं। तो इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर कास्ट सेंसस हमारे पास रहेगा तो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगा कि किस कम्युनिटी के लोगों को कितने हेल्प की ज़रूरत है। लास्ट डन इन 1931, पार्सिलेटेड इन 2011 बट डू नॉट रिलीज्ड, है ना। 2011 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तो इसने करवाया था, बट इसने रिलीज नहीं किया। स्टेट लाइक उड़ीसा बिहार डिमांड कास्ट बेस्ड सेंसस। तो उड़ीसा बिहार में डिमांड कर रहा था, लेकिन बिहार ने तो करवा भी लिया। इसको बोला गया क्या, सर्वे, काइंड ऑफ सर्वे में करा रहा हूँ। फिर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, फिर वहाँ पे कैंसिल हो गया कि भाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्टेट करा सकता है। एडवांटेज, बेटर रिजर्वेशन पॉलिसी, सोशल जस्टिस, एक्वायर्ड वेलफेयर टारगेटिंग। बेटर रिजर्वेशन पॉलिसी, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, रिजर्वेशन को कैसे फ़ायदा होगा कि हम पता चला लगा पाएंगे कि अब क्या इस कास्ट को रिजर्वेशन की ज़रूरत है या ये अपग्रेड हो चुके हैं, तो उससे हम रिजर्वेशन पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। सोशल जस्टिस, कि मान लीजिए किसी की पॉपुलेशन गिरती जा रही है या कोई माइग्रेशन हुआ है किसी पर्टिकुलर कास्ट का, तो वहाँ पे सोशल जस्टिस को काम आ सकता है। और वेलफेयर टारगेटिंग, कि किस कम्युनिटी के लोगों को, किस कास्ट के लोगों को ज़्यादा सरकारी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो पॉलिसी मेकिंग में इन तमाम चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा अगर हम कास्ट सर्वे कराते हैं तो। डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज इसका सबसे ज़्यादा है, इसीलिए सब डरते हैं, क्योंकि डाटा ओपन हो जाएगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी यूज करेगी। तो क्या है कि कास्ट बेस्ड डिवीजन एंड राइजिंग डिमांड। अब इसमें लोकल प्रॉब्लम भी आएगा कि मान लो किसी एक्स कम्युनिटी है, तो एक्स कम्युनिटी को पहले पता था कि मैं इस स्टेट में 20% हूँ, और कोई वाई कम्युनिटी है उसको पता था कि मैं इस स्टेट में 12% हूँ। लेकिन जब कास्ट सेंसस हुआ तो इसको पता चला कि मैं 22% हो गया हूँ, और इसको पता चलता है वाई कम्युनिटी को कि मैं 24% हो चुका हूँ, है ना, सीधे दोगुना हो गया मान लो किसी कारण से। तो कल तक क्या था, जब तक कास्ट सर्वे नहीं हुआ था, क्योंकि 1931 के बाद हुआ नहीं है, हुआ तो रिलीज नहीं हुआ है, तो ये डोमिनेट कर रहा था स्टेट के पॉलिटिक्स में अपने पॉपुलेशन के कारण। अब यहाँ पे नया डिमांड इमर्ज होगा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये वाली कहानी बहुत पुराना नारा है, मेरा दिया हुआ नहीं है,
ये रिजर्वेशन के पीरियड में लोगों ने दिया था। तब ये जो वाई कम्युनिटी है ये पॉलिटिक्स में डोमिनेंस करने की कोशिश करेगा और पॉलिटिकल पार्टी भी इस वाई कम्युनिटी को अब ज़्यादा वैल्यू देंगे, जिसको कल तक लेस वैल्यू मिल रहा था। तो कास्ट सर्वे से मल्टीपल चेंजेस सोसाइटी में देखने को मिलेंगे। हेल्प्स अंडरस्टैंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन डीपली, प्रोवाइड्स डाटा फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस। और इसके फायदे भी होंगे कि मान लीजिए सोशल जस्टिस के लिए हम बेहतर इसका यूज कर सकते हैं कि भाई किसके साथ क्या सिचुएशन है। डिबेट कंटिन्यू ऑफ इट्स यूटिलिटी एंड रिस्क, तो बेसिकली इसका यूटिलिटी तो पॉलिसी मेकिंग में है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसका मिसयूज पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा करेंगे। इसलिए आप देख रहे हो 2011 में कास्ट सर्वे हुआ, कास्ट सेंसस हुआ, लेकिन डाटा उसको रिलीज नहीं किया गया था। इस बार गवर्नमेंट ने कहा है कि मैं करूँगा और डाटा भी रिलीज करूँगा। तो ये समस्या अब पूरा का पूरे इंडिया का है ना, जो कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है उसका पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा। अब किसको आपको इम्पोर्टेंस देना है और किसको कम इम्पोर्टेंस देना है ये डिपेंड करते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज तो वो अपना एक्टिविटी ही करती है चुनाव लड़ने के लिए। तो अगर आपकी आबादी कम है तो आपको वैल्यू क्यों दोगी, है ना। और फिर वोटिंग ट्रेंड क्या है, आपके कम्युनिटी वाले लोग किस पार्टी को वोट करते हैं, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें तय होने लगेंगी। इसलिए कास्ट सर्वे कराने से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा हेजिटेट करती थी, बट इस बार डिसीजन ले लिया गया है। अब है कि सेंसस के अलावा अदर मेथड क्या है कि अगर बीच में मान लो सर्वे नहीं हुआ या सेंसस नहीं हुआ है तो इसको कहते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, SRS, है ना, कि एक पर्टिकुलर सैंपल ले लेते हैं उस एरिया में कि कैसा डेवलपमेंट है। पूरे के पूरे एरिया के लोगों को तो कैलकुलेट करना, उसका सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड चेक करना मुश्किल हो जाएगा। तो एक पर्टिकुलर एरिया से हम लोग सैंपल ले लेते हैं कि इस एरिया में, इस डिस्ट्रिक्ट में जो ये गांव है यहाँ के लोगों का सिचुएशन हम लोग समझ लेते हैं। सर्वे इसके अलावा है NFHS NSSO कॉल्ड स्मॉल स्केल डिटेल डाटा। NFHS जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ऐसे करके कुछ होता है इसका। तो इन लोगों ने भी डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देता है अगर सिचुएशन ऐसा रहे तो। इसके अलावा क्या है हमारे पास, पॉपुलेशन रजिस्टर्ड अपडेटेड डेमोग्राफिक एंड सोशल इकोनॉमिक डाटाबेस। ये एंशिएंट में भी देखने को मिला है, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में हमें ये जानकारी मिली थी क्या कि मौर्यन के पास शहरों में पॉपुलेशन रजिस्टर्ड हुआ करता था, जिसमें अगर कोई फॉरेनर आया तो उसकी एंट्री होती थी, या फिर मान लो जितने लोग मरे उसका एंट्री हुआ और जितने नए बच्चे पैदा हुए उसकी एंट्री कर दी जाती थी। तो इससे एकदम अपडेटेड रहती है गवर्नमेंट कि अभी पर्टिकुलरली इस एरिया में कितने लोग रह रहे हैं या इस स्टेट में कितने लोग रह रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आप सोशियो इकोनॉमिक डाटाबेस बना सकते हो और उस हिसाब से प्लानिंग कर सकते हो। एस्टिमेट्स एंड प्रोजेक्शन यूज मॉडल फॉर फ्यूचर ट्रेंड्स, तो इससे हम भविष्य में कोई प्लानिंग और योजनाएं बना सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स क्या होता है कि जैसे कि आधार, तो आधार इंटरलिंक है, उससे भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है। या स्कूल में इनरोलमेंट है, इसको अपार बोलते हैं, स्कूल में जो बच्चों को एडमिशन कराएंगे तो उसका एक अपार कार्ड बनता है, दैट इज आधार, बच्चों के लिए अपार। तो इससे पता चलता है कितने बच्चे अभी इनरोल्ड हैं, वो किस क्लास में है, कब ड्रॉप कर गए, क्लास छोड़ दिया, स्कूल जाना, तो इससे भी डाटा मिलता है, इससे भी पॉलिसी मेकिंग में फ़ायदा मिलता है। टुगेदर दिस मेथड प्रोवाइड कंप्लीट पिक्चर, इससे क्या होता है कि हम लोग जान पाते हैं कि इसको कैसे करना है। ईच मेथड हैज स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस, तो इसमें है कि सैम्पलिंग करते हो तो इसमें रिस्क ये है कि पर्टिकुलरली आपने एक पूरे एरिया के एक गांव को चुना, हो सकता है कि ऐसा सिचुएशन और जगह नहीं हो ज्योग्राफिकल चैलेंजेस के कारण उसी डिस्ट्रिक्ट में। ये जो है सर्वे वाला NFHS वाला, इसमें भी बहुत स्मॉल डाटा कलेक्ट होता है, या पॉपुलेशन रजिस्टर बनाते हो तो इसके बाद इसमें भी एग्जैक्ट हमारे पास 100% डाटा नहीं आ पाता है, तो इसलिए सेंसस कराना ही पड़ता है। रिलायबल डाटा इज एसेंशियल फॉर पॉलिसी डिसीजन। अब है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में क्या थ्योरी है, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक्सप्लेन चेंज इन बर्थ एंड डेथ राइज विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें बताया गया कि कैसे बर्थ और डेथ जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चेंज कर देते हैं। हाई बर्थ एंड डेथ रेट, लो ग्रोथ, अगर बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट है ना, डेथ रेट भी हाई है, सॉरी, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है तो ग्रोथ लो होगा। डेथ रेट फॉल, बर्थ रेट रिमेन्स हाई, कि डेथ रेट तो गिर रहा है बट बर्थ रेट बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा सिचुएशन अभी है, पॉपुलेशन
पॉपुलेशन का एक्सप्लोशन होगा, है ना, ब्रस्ट होगा। तो ये इंडिया का सिचुएशन अभी स्टेज 2 में हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं कि हमने क्या किया, हेल्थ केयर को बेहतर करके ओल्ड एज को, जो ओल्ड एज वेलफेयर है या पब्लिक वेलफेयर के लिए ढेर सारी स्कीम लाके, है ना, हमने बर्थ रेट, ये डेथ रेट को रोक दिया, है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई इंसानों की, है ना, 64 65, फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग 72 तक टारगेट कर रहे हैं। तो ये पॉपुलेशन ब्रस्ट का सिचुएशन आ जाता है। बर्थ रेट डिक्लाइन ड्यू टू एजुकेशन एंड अर्बनाइजेशन। एक देखने को मिलता क्या है कि सब ठीक था, हेल्थ केयर भी बेहतर है, ओल्ड एज के लिए भी सुविधाएं दे रखी है, वेलफेयर पॉलिसीज भी चला रखी है, लेकिन बर्थ रेट डिक्लाइन कर गया वेस्टर्न कंट्री में, जापान में, रसिया में, इन तमाम जगहों पे। क्यों? ड्यू टू एजुकेशन एंड अर्बनाइजेशन, कि अर्बन लोग अब इतना लोड लेना नहीं चाह रहे हैं कि अब कौन बच्चा पैदा करे, उसको पालो, पढ़ाओ, बड़ा करो, फिर ये करो, वो करो, नहीं, अपना ज़िंदगी इंजॉय करते हैं, बच्चा का उतना लोड नहीं लेना है। तो तीसरे स्टेज में आ जाता है लो बर्थ एंड डेथ रेट, स्टेबल और डिक्लाइन। अब इंडिया इस दोनों में घूम रहा है, जो रूरल एरिया है वो यहाँ है स्टेज 2 में, और जो अर्बन एरिया है वो इस फॉर्मेशन पे चला गया है कि 1-2 बच्चे कर लो, उससे ज़्यादा नहीं करना है। तो ये लो बर्थ एंड डेथ रेट्स, किसमें कह रहा है कि बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है, कि जो जन्म लिए हैं वो मर भी कम रहे थे, है ना, लेकिन जन्म ही कम ले रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्टेबल पॉपुलेशन होगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा कि पॉपुलेशन डिक्लाइन करने लगेगा, है ना, और इससे समस्या पैदा हो जाएगी, फिर आप बूढ़ों के देश हो जाओगे। स्टेज 5 में क्या है, फर्टिलिटी बिलो रिप्लेसमेंट लेवल, है ना। स्टेज 5 में जैसे कि जापान में आप देखने को मिल रहा है कि इसमें फर्टिलिटी बिलो हो जाता है, प्रोडक्शन ही आप नहीं कर रहे हो, बच्चे पैदा ही नहीं कर पा रहे हो, नहीं करते हो। इंडिया है मूविंग फ्रॉम द 3 and 4 स्टेज। तो यहाँ हम लोग अभी घूम रहे हैं 2, 3 and 4 में, ये हमें देखने को मिलता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन सोज फ्यूचर पॉपुलेशन ट्रेंड्स। तो ये हमारे पास एक डाटा है कि इस तरह का, ये जो सारी बातें मैंने लिखी थी उसको एक चार्ट के फॉर्म में मैंने बना के आपके सामने दिखाया है कि ये कैसे कैसे वर्क करता है। अब है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो 1951 में ये प्लानिंग की गई, प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट इन फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही कि भाई एक इंडिया का अपना पॉपुलेशन पॉलिसी तो होना ही चाहिए, राइट। तो वहाँ से इसकी स्टार्ट हो गई थी। 1976 में जब इमरजेंसी का पीरियड चल रहा है तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, है ना, कि इसमें क्या कहा गया कि इनिशिएटिव्स भी दिए जाएंगे और डिस इनिशिएटिव्स भी इनको दिए जाएंगे। ज़्यादा बच्चे करोगे तो आपको डिस इनिशिएटिव मिलेगा, जैसे कि कुछ स्टेट है, असम है, इसने कह दिया कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो सरकारी जॉब में अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, डिस इनिशिएटिव्स हो गया। इनिशिएटिव क्या है कि अगर आपके मान लीजिए 2 ही बच्चे हैं तो आपको कुछ प्रेफरेंस मिल जाएगा, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि इमरजेंसी के पीरियड में मैंने आपको क्या बताया था कि ये इंडिया आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद हमारे साथ समस्या क्या आ गई थी, 1969, है ना, और ये पॉपुलेशन का पूरा जो फटा था बम, ये 1960 से कह सकते हो कि आप फट गया था, क्योंकि हम आज़ाद हो गए, हमारा हेल्थ केयर बेहतर हो गया। और 1969 में क्यों कह रहा हूँ, 67 से 69 के बीच में क्या हो गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हो गया कि फूड क्राइसिस चला गया। तो फूड क्राइसिस चला गया तो अब इसमें यह हो गया कि सर्वाइव तो कर ही जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हुआ। अब यहाँ से 10 साल जब बीतता है, 76 आप देख रहे हो, तो यहाँ पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी। इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लाया कि भाई जिस रफ्तार से हम लोग बढ़ रहे हैं, ऐसे बढ़ेंगे तो देश में तो खाने के बांधे हो जाएंगे, राइट, प्रॉब्लम हो जाएगा, फूड क्राइसिस फिर से एक बार हो सकता है। तो यह पॉलिसी लाएगी। अब इस पॉलिसी के साथ प्रॉब्लम क्या था कि इसको फोर्सफुल्ली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई और स्टरलाइजेशन पे बहुत जोर दिया गया। हर डिस्ट्रिक्ट के डीएम को, एसपी को टारगेट दे दिया गया था कि आपको मान लो, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि इमरजेंसी के पीरियड में कि 1000, 2000, 5000 एनुअल, मतलब पर डे, पर मंथ या पर वीक का टारगेट था, इतने लोगों की नसबंदी करानी ही करानी है। अब इसमें क्या हुआ कि चूंकि अधिकारी तो अधिकारी होते हैं, इनको पब्लिक से क्या लेना देना है, पब्लिक के बीच तो जनता जाएगी, ये पब्लिक के बीच तो नेता जाएंगे।
उनको वोट चाहिए होता है और नेता ने डिसीजन लिया है तो मैं इम्प्लीमेंट कराता हूँ, मेरा क्या, मैं ट्रांसफ़र करा के चला जाऊँगा यहाँ से, और क्या। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो थिएटर्स थे, सिनेमा हॉल था या मैरिज हॉल है, या फिर मान लो कि कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा है, स्कूल इस तरह का कोई एक्टिविटी है, ये सेमिनार हॉल है, इन जगहों को पुलिस से घेर के सारे लोगों को पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती स्टरलाइजेशन करना शुरू कर दिया, और ये निगेटिव इम्पैक्ट पड़ गया। और इस एक गलती के कारण इंडिया में जो फर्टिलिटी को लेके अवेयरनेस है, पॉपुलेशन को लेके अवेयरनेस है, वो दोबारा नहीं हो पाया। जब भी गवर्नमेंट इस तरह का कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करती है, पब्लिक को याद आ जाता है 1976 का ये लॉ, है ना, बहुत क्रिटिसाइज किया गया था इसको। 1983 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी को पॉपुलेशन कंट्रोल से लिंक कर दिया गया कि ये बेहतर रहेगा। उसके बाद क्यारो कॉन्फ्रेंस किया गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिस्टम को लेके वर्ल्ड वाइड में 1994 में। पॉलिसी इवॉल्व फ्रॉम कंट्रोलिंग नंबर्स टू एम्पावरिंग फैमिलीज। फैमिली को के अंदर अवेयरनेस फैलाइए, फैमिली से बातें कीजिए, उसके जागरूकता अभियान चलाइए, ऐड वगैरह कीजिए। जैसे पोलियो को लेके आपने देखा था कि उसमें बहुत ऐड चला, सब लोग अवेयर हुए, पोलियो का ड्रॉप लगवाया, पोलियो का हम लोगों ने इंडिया से निकाल बाहर किया, अभी इंडिया में पोलियो के कोई केस नहीं होते हैं। तो ये देखने को मिलता है। फोकस शिफ्टेड टू वुमेन्स एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक आप वुमेन के हेल्थ केयर और एजुकेशन पे फोकस नहीं करोगे, उसके अंदर अवेयरनेस नहीं लाओगे, तब तक इस पॉलिसी का कोई सर पैर नहीं है। तो वहीं से पॉपुलेशन कंट्रोल या जो भी आप चाहते हो ये तभी संभव हो पाता है, राइट। इंडियाज पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़। इंडियाज पॉलिसी रिफ्लेक्ट चेंजिंग सोशियो इकोनॉमिक रियलिटीज़। तो हमारा जो पॉलिसीज जो है वो चेंज हो रहा है, उसके पीछे का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल कारण हमारा पॉपुलेशन पॉलिसी जो है, उससे भी ये देखने को मिलता है कि जिस हिसाब से हमारे पास डेमोग्राफी में पॉपुलेशन होता है वो हम उस हिसाब से डिसीजन बनाते हैं। अब है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आया एक 2000 में, है ना। शॉर्ट टर्म गोल क्या था, मीट नीड्स टू कॉन्ट्रासेप्टिक्स एंड हेल्थ सर्विसेज, है ना। अब यहाँ पे ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉपुलेशन को लेके। आप हम अपने जो पहले वाला जनरेशन है उसको खूब गालियाँ दें, लेकिन एक समस्या क्या था कॉन्ट्रासेप्शन का, जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स थे उसका उस समय तक बनना नहीं हुआ, और जो भी और भी चीज़ें थी उसको सोसाइटी में उस तरह का रिस्पेक्ट नहीं मिला, उस तरह का मतलब वो सिन गुड्स में माना गया कि ये पाप का सामान है ना। तो इस कारण से ये अवेयरनेस ड्रॉप हो गया। अभी भी देखोगे सोसाइटी में ये सारी चीज़ें चोरी छिपे ही बिक रही हैं। मतलब ऐसा लगता है कि आप गांजा जो है, शराब जो है, या फिर ड्रग्स जो है वो बहुत आसानी से अवेलेबल है और लोग ले रहे हैं, बट इसको सिन गुड की तरह यूज कर रहे हैं। तो ये देखने को मिलता है, इससे भी समस्या है। मीडियम टर्म क्या है, अचीव रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी का लेवल 2.1 तक लाना है, ये एक टारगेट हमारा था और वो टारगेट हम लोग अचीव कर भी पा रहे हैं। लॉन्ग टर्म क्या, स्टेबलाइज पॉपुलेशन बाय 2045 इन लाइन विथ सस्टेनेबल ग्रोथ। तो 2045 तक हमारे पास क्या होना चाहिए, पॉपुलेशन का स्टेबलाइज करना। स्टेबलाइजेशन क्या होता है कि मान लो कि ये हमारा चार्ट है, अब इसमें हमने दिखाया कि ये हमारा बर्थ रेट है, तो इसी के पैरेलल में हमारा डेथ रेट भी होना चाहिए। तो ये क्या होगा, उससे पॉपुलेशन क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा कि आप इसी पे घूमते रह जाओगे कि एक मान लो ये बर्थ वाला चार्ट है, ये डेथ वाला चार्ट है, राइट। तो इसमें क्या होगा कि हमारा पॉपुलेशन जो है स्टेबल हो जाएगा। तो इन फ्यूचर ये करने के टारगेट है। एम्फसाइज ऑन वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड वॉलंटरी चॉइस, कि महिलाओं को एम्पावर्ड करना है, हेल्थ केयर बढ़ाना है, अवेयरनेस फैलाना है। इसके अलावा क्या, इंटीग्रेटेड सर्विस फॉर रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ। बहुत सारे जो सर्विसेज हैं उसको इंटीग्रेट करना है चाइल्ड हेल्थ के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ केयर वर्क फोर्स, तो हम जो हेल्थ केयर का वर्क फोर्स है उसको बढ़ाने की कोशिश है, उसको और इन्हांस करने की कोशिश में। तो अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। इंडिया हेल्थ केयर में सच में बहुत पीछे है, क्योंकि हेल्थ केयर रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, और स्टेट ने इसको प्राइवेटाइज कर दिया। जैसे कि एजुकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी स्टेट की, स्टेट ने इसे प्राइवेटाइज कर दिया। अब स्टेट क्या हमें ऑप्शन दे रहा है कि यू हैव 2 ऑप्शन, 1 मेरा वाला ऑप्शन, स्टेट का ऑप्शन घटिया ऑप्शन, बट सेकेंड इज प्राइवेट ऑप्शन इज वेरी गुड ऑप्शन, गो टू विथ प्राइवेट स्कूल, गो टू विथ प्राइवेट हॉस्पिटल, जबकि ये होना ही नहीं चाहिए था।
अगर आप फिर तो लॉ एंड ऑर्डर को भी ये कर दो, और ये शायद कहीं ना कहीं आप कर ही रखा है कि आप जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स के भरोसे पूरा का पूरा मॉल चल रहा है, एक बम फटा सिक्योरिटी गार्ड सबसे पहले खुद भागेगा कि पब्लिक बचाएगा। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कि इतने लार्जर नंबर को हम लोग एक लिमिटेड माइंड सेट में एडजस्ट नहीं कर सकते, चाहे एम्प्लॉयमेंट का मैटर ले लो, चाहे हेल्थ केयर का मैटर ले लो। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी समस्या, हमें एक लार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और वो हमेशा मूवेबल चाहिए, वो पॉलिसी मेकिंग ऐसी हो कि उसमें हमेशा इन्हांसमेंट होता रहे। डिस्ट्रिक्ट का सबसे बेहतर हॉस्पिटल होना चाहिए हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसके पास जो रिसोर्सेज, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उस तरह के डॉक्टरों का पैनल हो, वो लोकल कहीं नहीं होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, लैक ऑफ एफिशिएंसी, करप्शन, हमारा डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल है वो उस डिस्ट्रिक्ट का सबसे घटिया हॉस्पिटल माना जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि कोई मर गया तो मर गया है ना, किसी के साथ डिजीज गया था, किसी और डिजीज का इलाज कराने, हो कोई और इलाज उसका रहा है। तो ये तमाम तरह की समस्याओं से पैदा हो गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है कहाँ, हेल्थ केयर को लेकर। कोलैबोरेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट लाइक एजुकेशन एंड वेलफेयर, और हमें ये बचपन से लोगों को समझाना पड़ेगा कि ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो क्यों ज़रूरी है, ताकि बच्चे ही इस बात को समझ लें और उसको इम्प्लीमेंट कर दें, तो उससे ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, है ना, एजुकेशन, वेलफेयर, हेल्थ केयर, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन सबको यूनिफॉर्मली वर्क करना पड़ेगा पॉपुलेशन पॉलिसी के लिए। पॉलिसी एम टू एट हॉस्टाइल होलिस्टिक फैमिली वेलबींग, नॉट जस्ट नंबर्स। ये भी जरूरी हो जाता है कि हमें फैमिली को वो करना है, ना कि नंबर्स डाटा को देखना है। अब है 2 चाइल्ड पॉलिसी, देख ही रहे हो, 2 बच्चे। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि वो वाला जो ऐड आया था उसके बारे में। तो 2 चाइल्ड पॉलिसी अब डिबेटेबल है, बिल्कुल डिबेटेबल है। चाइना ने भी उससे हाथ झाड़ लिया, वो 1 चाइल्ड पॉलिसी पे था। और चाइना ने तो 1960 के सराउंडिंग से लेके 2022 तक के राउंड में, या 20 के राउंड तक में 1 चाइल्ड पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो किया। मतलब 7 मंथ की प्रेगनेंसी, 8 मंथ की प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करवा दिया जाता था। आप ये कर ही नहीं सकते हो, अलाउ ही नहीं है, ये पनिशेबल ऑफेंस है। सम स्टेट इन 2 चाइल्ड नॉर्म और गवर्नमेंट जॉब्स एलिजिबिलिटी, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये एकदम करना चाहिए कि भाई असम ने कर रखा है, मध्य प्रदेश ने कर रखा है, राजस्थान ने कर रखा है, महाराष्ट्र ने कर रखा है कि 2 बच्चे हैं तो आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर सकते हो, और नहीं तो नहीं कर सकते हो। आर्गुमेंट सिमिलर फैमिलीज मीन बेटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ज़्यादा बच्चे, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि जैसे मुकेश अंबानी के 3 बच्चे हैं, तो मुकेश अंबानी के 8 बच्चे भी होते तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। कोई नीदरलैंड की नागरिकता ले लेता, कोई न्यूजीलैंड का सिटीजनशिप ले लेता, कोई अमेरिका सेटल हो जाता, और सब मिलके बच्चे वहाँ पे बिजनेस चला रहे होते, फंडिंग बाय मुकेश अंबानी। यहाँ क्या है कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, आम पब्लिक जो है उसके पास रिसोर्स की कमी है, और जब आपके पास रिसोर्स की कमी होगी तो आप लायबिलिटी हो जाओगे स्टेट के लिए, क्योंकि आपके अंदर कोई स्किल नहीं है। स्किल नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फिर आप वेलफेयर स्कीम पर डिपेंडेंट हो जाओगे। अब वेलफेयर स्कीम पर डिपेंडेंट हो जाओगे तो उससे समस्या पैदा क्या हो जाएगी कि ये लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो वेलफेयर स्कीम पर निर्भर कर रही है, तो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा आप पे खर्च होगा। ये बजट कहाँ से आएगा? तो जो स्किलफुल लोग वर्क कर रहे हैं उससे जो टैक्सेशन होगा, तो ये एक तरह से चेन चल पड़ेगा कि कमा कोई रहा है और उस पैसे को यूज कोई और कर रहा है, इससे इम्बैलेंस हो जाएगा सोसाइटी। Supporting highlights improved living standard and women's empowerment. Supporters highlight improved living standard and women empowerment, है ना। ये महिलाओं के लिए भी बेहतर होता है कि महिलाएं जो हैं वो इस परेशानी में फंस जाती हैं, नहीं तो बच्चे पैदा करने में ही उनका पूरा उम्र निकल जाता है। क्रिटिसाइज वार्म ह्यूमन राइट्स वायलेशन एंड जेंडर बेसिस। अब इसमें कहा गया कि एक फैमिली को कितने बच्चे करने हैं ये गवर्नमेंट कैसे डिसाइड कर सकती है? ये तो मोनार्कियल वाला मामला हो गया। आप डिक्टेट कर रहे हो हमें कि हमें अपने फैमिली प्लानिंग को लेके क्या करना है। तो ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड पर ये गड़बड़ है, ये वायलेशन है ह्यूमन राइट्स का। हर इंडिविजुअल, आप अवेयरनेस फैलाइए, आप रिक्वेस्ट कीजिए, समझाइए, उसके बाद उसको डिसीजन लेने दीजिए। वाई आर यू
टेकिंग द डिसीजन। तो ये समस्या आ रही है, तो इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है इस बात पे। दूसरा एक क्रिटिसाइज इस बात पे भी किया जा रहा है, जो मैंने बताया था कि 2 बच्चे से एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा कि हमारा पॉपुलेशन धीरे धीरे बूढ़ा होता चला जाएगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद 100 ईयर्स 50 ईयर्स के बाद हम लोग का पॉपुलेशन डिक्लाइन कर जाएगा। इससे समस्या पैदा हो सकती है। तो कम से कम 3 तो होनी चाहिए। 2.5 है तो 2.5 तो होता नहीं है ना कि आधा हो गया आधा नहीं ना। क्रिटिस वार्न फॉर ह्यूमन राइट्स, सच लॉ में इनकरेज अनसेफ एबॉर्शन और डिसर्शन, है ना। ये एक समस्या पैदा हो रही है कि कम बच्चे करने के लिए लोग एबॉर्शन करवा रहे हैं, और उससे अनसेफ एबॉर्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, और उससे फिर महिलाओं की डेथ हो जाती है। ग्लोबल एक्सपीरियंस, चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी सोज नेगेटिव आउटकम्स। चाइना ने लंबे समय तक, है ना, ये किया था वन चाइल्ड पॉलिसी, अभी भी मैंने बताया था, जिसको अब वो छोड़ चुका है। इंडिया फर्टिलिटी जो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग नेचुरली। अब यहाँ पे ये एक डाटा हमारे पास सामने आया है कि इंडिया की फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। देखिए, देश बनता है लंबे समय से, आप पढ़ रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में 10 20 25 साल के हो गए आप, राइट, 70 80 तक में मर भी जाओगे, या मैं हूँ, आप हो, जो भी हैं सब लोग। तो और कंट्री रहेगी। इंडिया तब भी था जब हम नहीं थे, इंडिया तब भी रहेगा जब हम नहीं होंगे, और इंडिया आज भी है जब हम हैं। तो लॉन्ग टर्म गोल में आप देखोगे कि अब आफ्टर 50 ईयर्स 100 ईयर्स, है ना, के बाद जो है हमारा जो डिक्लाइन कर जाएगा, और इससे फिर परेशानी ये हो शुरू हो जाएगी कि हम बूढ़ों के देश होके रह जाएंगे। हेंस स्ट्रिक्ट करेक्टिव मेजर्स में भी काउंटर प्रोडक्टिव, है ना, ये देखने को मिलता है। ठीक है, 2 चाइल्ड पॉलिसी का ही पूरे कहानी हो गया। अब एक पॉपुलेशन से ही रिलेटेड एक नई कहानी इमर्ज होती है, दैट इज माइग्रेशन की कहानी। व्हाट इज द माइग्रेशन? तो आप एक जगह से दूसरे जगह जब माइग्रेट करते हो बेटर लाइफ के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो ये देखने को मिलता है। तो माइग्रेशन क्या है कि मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टेम्पोररी या परमानेंट। जैसे कि मैं कहीं से कहीं चला जाऊं, बिहार से असम आ जाऊं पढ़ाने के लिए, तो ये टेम्पोररी माइग्रेशन कहलाएगा। परमानेंट हुआ कि मैं यहीं सेटल डाउन हो जाऊं, घर बना लूं, तो ये परमानेंट माइग्रेशन कहलाएगा, देखने को मिलेगा। ये क्या होता है? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और उसके पीछे भी ये होता है कि इच्छा भी एक इंपॉर्टेंट कारण हो जाता है। इंटरनल माइग्रेशन रूरल टू अर्बन मोस्ट कॉमन। अब यहाँ पे ये देखने को मिला है कि बेटर लाइफ, बेटर हेल्थ केयर, है ना, बेटर सोशल सिक्योरिटी, है ना, कि कोई वहाँ परेशान नहीं करेगा। तो रूरल जो पॉपुलेशन है अभी मेजोरिटी में वो अर्बन होना चाह रही है। ये सोशल एम्पावरमेंट में भी हम लोगों ने देखा था, और जो भी चैप्टर उधर पढ़ा है उसमें रीजनलिज्म में भी ये देखा था। तो इससे समस्या पैदा होती है, अचानक से अर्बन एरियाज पे प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये देखने को मिलता है। इसको भी एक काइंड ऑफ माइग्रेशन कहते हैं। इंटर स्टेट माइग्रेशन, यूपी बिहार के लोग मेजोरिटी में महाराष्ट्र दिल्ली पंजाब के एरिया में चले जाते हैं बेटर लैंड जॉब के लिए। ये सारा आपको बनाया है कि बंगाल के लोग केरला चले गए, केरला के लोग गल्फ चले गए। माइग्रेशन सब जगह हो रहा है। पंजाब के लोग कनाडा चले गए, और बिहार के लोग पंजाब चले गए, ये भी देखने को मिलता है। यहाँ के बिहार के लोग महाराष्ट्र चले गए, मध्य प्रदेश के लोग महाराष्ट्र चले गए, और महाराष्ट्र के लोग मान लो दुबई सेटल कर रहे हैं। तो ये वो इंटर कंट्री माइग्रेशन हो गया, और ये इंटर स्टेट माइग्रेशन हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट के कारण, बेहतर लाइफ स्टाइल के कारण ये लोग यहाँ से मूव करते हैं, और इससे फिर प्रॉब्लम होता है। अचानक वहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो जाती है, वहाँ पे अचानक से नया पॉपुलेशन, जैसे बेंगलोर में खास करके देखने को मिल रहा है, हैदराबाद में देखने को मिल रहा है कि अचानक से उड़ीसा, बिहार, यूपी, इन तमाम एरिया से जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी एक बाढ़ सी आ रखी है, एक फ्लड आया हुआ है उस पूरे एरिया में। अब जो वहाँ कन्नड़ जो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो अपने आप को माइनॉरिटी में अब फील करने लगे हैं। सोशल डायग्राम चेंज होने लगा, सोशल वैल्यू सिस्टम चेंज होने लगा, फूड स्टाइल चेंज होने लगा, कल्चर चेंज होने लगा, ये तमाम चीज़ें बदल जाती है ड्यू टू माइग्रेशन। अब वोमेन्स का माइग्रेशन, अब ये तो वोमेन जो है वो उसका माइग्रेशन का वो लगभग 84% के अराउंड में ऐसा होता है कि शादी के बाद, है ना, ये 85 होता है, शादी के बाद महिलाएं माइग्रेट कर जाती है अपने घर से पति के घर में, मोस्टली फॉर मैरिज 47.9, है ना। और ओवरऑल देखेंगे तो 84% ये माइग्रेशन है। इंटरनेशनल माइग्रेशन, लार्ज इंडियन डायस्पोरा जो है वो चला जाता है कहाँ? गल्फ कंट्री में, दुबई और सऊदी अरब, ओमान, या यूएसए चला गया, या यूके चला गया, कनाडा चला गया, ये देखने को मिलता है।
तो ये भी है, ये जो डायस्पोरा है इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फ़ायदा नुकसान मैंने बताया कि वहाँ का पूरा कल्चरल इफेक्ट, अभी देखो लंदन वगैरह का वीडियो आता है, तो माइग्रेशन को यूरोप ने रोका नहीं, और सीरिया और मिस्र और ये लीबिया, यहाँ से लोग भाग भाग के और यूरोप के अन्य स्टेट कंट्री में, जर्मनी में, लंदन ने इन सबका वेलकम किया, फ्रांस ने, अब वहाँ का पूरा डेमोग्राफी ही चेंज हो रहा है। इससे वहाँ के जो नेटिव लोग हैं उनको अब अजीब सा लग रहा है कि मेरे ही घर में मुझे ही, आप ऐसा समझो कि आपका एक घर है जिसमें आप 4-5 फैमिली मेंबर्स रहते थे, कुछ गेस्ट आए, है ना, कि उनको रहने की दिक्कत थी, बारिश हो रही थी, आपने एक बाहर का कमरा दे दिया, अब वो रहने लगे, आपने उनके वेलफेयर का ख्याल रखा कि भाई कोई दिक्कत नहीं हो, खाने पीने का कुछ बताना, धीरे धीरे वो फैल गए, पता चला उस जो ग्राउंड फ्लोर पे आपका कमरा और पार्किंग का एरिया था, कमरा है और पार्किंग के एरिया में कपड़े सुखा रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, और वो मान लो किसी तरह से आप वहाँ से उसको भगा नहीं सकते हो, तो आपके और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। पता चला आपके यहाँ पूजा है, वो पार्टी कर रहा है, या आपके यहाँ पार्टी है, वो जो है मान लीजिए कुछ और कर रहा है, ऐसा एक्टिविटी जो आपको पसंद नहीं है, तो इससे पूरा कल्चरल इफेक्ट हो जाएगा। या फिर मान लीजिए आपका एक घर था, आप सोसाइटी में रहते हो, आपका एक वैल्यू सिस्टम था, वो उनका कोई दूसरा वैल्यू सिस्टम है, उस कारण से आपको परेशानी हो सकती है। तो इन तमाम कारणों से ये जो माइग्रेशन है ये सोशियो इकोनॉमी सबको बदल देता है। अब ये जो गल्फ़ का एरिया है, या जो ये माइग्रेटेड लोग हैं यूपी बिहार वाले, ये अलग अलग जगह पर गए, या गल्फ़ गए, केरला वाले, ये पैसे भेज रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। अब एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा है बट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है जो हाउस होल्ड का है, तो इससे भी जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें प्रॉब्लम आ जाता है कि भाई ये कैसे हो रहा है। ये तमाम जो माइग्रेशन के कारण होता है, और इसका बेसिक रूट कॉज एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कि आप पढ़ने के लिए गए हो या फिर रोजगार की तलाश में गए। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्या है कि मैरिजेज, एजुकेशन ड्राइव माइग्रेशंस, मोस्टली मैरिजेज वाला इसलिए ज़्यादा है क्योंकि एक हमारा अपना कल्चरल सिस्टम है जिसमें फीमेल जो है वो माइग्रेट करती है एक स्टेट से, एक जगह से दूसरे जगह हस्बैंड के यहाँ पे। एजुकेशन के लिए भी लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे हैं, न्यूजीलैंड पढ़ने जा रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट के लिए भी जा रहे हैं, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, है ना, कि वहाँ टैक्सी चला लेंगे, वेटर का काम कर लेंगे, या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब कर लेंगे, तो इससे भी दिक्कत आती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि अभी आप देखोगे कि अमेरिका में अभी इन दिनों कुछ मर्डर ऑर्डर हुआ था इंडियन का। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि हर सोसाइटी का एक अपना टेम्परामेंट होता है, आपको समझना पड़ेगा वहाँ रहते हुए कि हम आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आप समझ ही नहीं पाए उस सोसाइटी को, वहाँ की जो कंडीशंस हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक फ्लड एंड ड्राफ्ट एंड ऑल्सो फोर्स माइग्रेशन, ये भी देखने को मिल सकता है कि किसी एरिया में मान लो फ्लड आ गया या फेमाइन आ गया, इस कारण से लोग यहाँ से वहाँ स्विच कर गए। खास करके आप देखोगे जो कोस्टल एरिया ईस्टर्न कोस्ट पे, बार बार साइक्लोन के कारण लोग वहाँ से माइग्रेट करके कहीं दूर चले जाते हैं कि बार बार घर बनाओ टूट जाए, घर बनाओ टूट जाए, तो छोड़ो हटाओ, बेच बाच के निकलो यहाँ से, कहीं दूर रहेंगे जहाँ साइक्लोन नहीं आता हो। माइग्रेशन रिप्लेस डेमोग्राफिक, कल्चर एंड इकोनॉमी, सारी मैंने बता ही दी बातें कि वहाँ की इकोनॉमी को भी चेंज कर देगा। अब किसी जगह पर आप देख रहे हो कि रोजगार है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप वहाँ के जो नेटिव है उनको, वो बेरोजगार है क्योंकि उनसे कम कॉस्ट पे कोई बाहर से आके वो काम कर दे रहा है। ये समस्या देखने को मिलता है। अब इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन को देखते हैं। सोशल इम्पैक्ट क्या है? सेपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज और अर्बन डाइवर्सिटी, ये देखने को मिलता है। कल्चरल एक्सचेंज हुआ, वहाँ के लोग यहाँ के लोग से मिले, यहाँ के लोग के वहाँ के लोग से मिले। अर्बन डाइवर्सिटी आ जाती है, कई एथनिक ग्रुप के लोग वहाँ रहने लगते हैं, कई लैंग्विस्टिक ग्रुप के लोग रहने लगते हैं। वुमेन में गेन एम्पावरमेंट थ्रू रेमिटेंस, तो वुमेन को एम्पावर करना पड़ेगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है? इम्प्रूव फैमिलीज लिविंग स्टैंडर्ड्स, ये जो माइग्रेशन है, क्योंकि आप कहीं गए हो तो वहाँ जॉब करते हो, तो जॉब करके पैसा अपने घर तो भेजते ही होगे ना, अगर एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से गए हो, तो यहाँ आपके फैमिली का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। इंटरनल माइग्रेशन फ्यूल अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जो स्टेट के मतलब कंट्री के अंदर जो इंटरनल माइग्रेशन है, तो मान लो गुजरात में कोई प्लांट लगा, जो कि सच्चाई है, लगता ही रहता है, तो उस प्लांट में मैक्सिमम जो लेबर फोर्स है वो यूपी बिहार से चला गया, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट था। फर्टिलिटी रेट वेरी हाई है, 25% है, जबकि इंडिया का 17% है। तो ये लोग वहाँ सेटल कर गए और वहाँ लेबर फोर्स के फॉर्म में काम कर रहे हैं। तो
सस्ता लेबर फोर्स मिल गया। अब वहाँ का जो लोकल नेटिव गुजराती है वो उस पैसे पे काम नहीं करता, क्योंकि उसका एक सोशल स्टेटस है और वो बहुत क्विक जॉब, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लो कोई गुजरात का बंदा है, वहीं कोई प्लांट में जॉब करता है, घर उसका अपना है, फैमिली पेरेंट्स ने बना दिया था, तो उसको रेंट नहीं देना है, राइट। तो उस कंडीशन, और एक सोशल स्टेटस भी है उसका, तो उस कंडीशन में अगर उसको जब जॉब छोड़ना होगा तो ज़्यादा नहीं सोचेगा, वो छोड़ देगा। लेकिन कोई माइग्रेट करके गया है, कहीं रेंट पे घर लिया है, उसके अंदर ऊपर लाइबिलिटी है, घर पैसा भी भेजना है, वहाँ रेंट भी देना है, खुद सर्वाइव भी करना है, राइट। तो उस कंडीशन में उसको थोड़ा कम पैसा भी दोगे और थोड़ा ज़्यादा प्रेशर भी दोगे तो भी वो वहाँ टिका रहेगा। तो ये फ़ायदा हो गया। तो इंटरनल माइग्रेशन जो है अर्बनाइजेशन को फ्यूल करता है और इकोनॉमी को की ग्रोथ में वो काफ़ी सपोर्ट करता है। नेगेटिव साइड क्या है कि स्लम, अब किसी को रेंट देना है, कोई लेबर फोर्स गया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो अपने जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको काफ़ी लो रख लेगा कि चलो छत वाले मकान में रह के कौन सा क्रांति, यहाँ कौन पहचानता है। तो कहीं एक छोटे से एरिया में कोई खाली ज़मीन थी, वहाँ पे छोटा मोटा एक हट बना लिया और वहीं रहने लगा। फिर उसके कुछ दोस्तों को बुला लिया, फिर कुछ और दोस्त आ गए, फिर कुछ और दोस्त आ गए। 4-5 साल में आप देख रहे हो कि जो फील्ड था, है ना, एक कोई कॉर्नर का एरिया होगा किसी सिटी का, उसमें या कोई पार्क होगा, उसमें ढेर सारी झुग्गियाँ बस गई हैं, स्लम्स बस गए हैं, है ना। और इससे क्या हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर पड़ेगा। अब उसको पानी की ज़रूरत है, उसको सैनिटाइजेशन का प्रॉब्लम ज़रूरत है, और इतने लोग एक साथ जब सड़कों पे निकलेंगे तो ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, फिर उससे पॉल्यूशन का क्रिएशन होगा। पुअर हाउसिंग, घर बनाएंगे नहीं, है ना, तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। अब है ब्रेन ड्रेन्स रिड्यूस स्किल वर्कफोर्स बट ब्रेन गेन पॉसिबल ऑन रिटर्न। अब दो बातें यहाँ पे, आप जो डेवलपमेंट ऑफ यूरोप देख रहे हो या डेवलपमेंट ऑफ इजराइल देख रहे हो, उसके पीछे का कॉज ये है कि अपनी आइडेंटिटी के साथ स्टिक है। इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या हुआ है कि हम लोग नेशन वाइड आइडेंटिटी के साथ स्टिक हो ही नहीं पाए, चिपक ही नहीं पाए, उस तरह से रह ही नहीं पाए। अगर फॉर एग्जांपल, मैं ये हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी कोई जर्मन है और बगल में फ्रांस है, इस तरफ ब्रिटेन है, अब ये लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी के लिए रोज लड़ रहे हैं, है ना। जर्मन्स लड़ रहे हैं, फ्रेंच लड़ रहे हैं, ब्रिटिश लड़ रहे हैं। अब इनको एक दूसरे के यहाँ जाने के लिए, अब तो यूरोपियन यूनियन बन गया है, लेकिन उससे पहले के लिए पासपोर्ट वीजा की जरूरत थी, तो बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया था जाने का। तो आपको अपने यहाँ ही रोजगार ढूंढना होगा, अपने यहाँ ही पॉलिसी को बेहतर करना होगा, अपने यहाँ रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चन करना होगा। और चूंकि आपके जेलसी भी है अपने सराउंडिंग स्टेट से, मतलब कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ, सराउंडिंग स्टेट इन द सेंस कंट्री, वर्ल्ड वाइड में कंट्री को स्टेट बोलते हैं, तो सराउंडिंग स्टेट से आपको जलन भी है, उसको इतना वहाँ इतना डेवलपमेंट हो रहा है, तो आप भी अपने रिप्रेजेंटेटिव से क्वेश्चन करोगे, है ना। ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, मतलब लोग भागेंगे नहीं उस लेवल से। अभी क्या हो रहा है कि फॉर एग्जांपल, ये खास करके मैं जो पिछड़े हुए एरियाज में उन्हीं की बात करूंगा कि कोई पिछड़ा हुआ स्टेट है मान लो, अब यहाँ के लोग जो जिसमें जो भी इम्पोर्टेंट ब्रेन था, यहाँ का इंटेलेक्चुअल ब्रेन था, ये स्विच कर गया दिल्ली, ये स्विच कर गया बेंगलोर, ये स्विच कर गया पुणे, ये स्विच कर गया हैदराबाद, जो स्किलफुल लोग थे। अब ये चले गए, अब यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर बनाने वाला नहीं, फिर वो अपने हिसाब से जो बचे हुए लोग हैं उनके लिए वो पॉलिसी बना रहा है, और ये स्टेट और पिछड़ता और पिछड़ता और पिछड़ता चला गया। और जहां जहां ब्रेन गेन हुआ है वो स्टेट धीरे धीरे और डेवलप और डेवलप और डेवलप होता चला गया, है ना। तो इससे भी एक समस्या आती है माइग्रेशन में। आप देखते हो कि ब्रेन ड्रेन जो इज रिड्यूस स्किल वर्कफोर्स, स्किल जैसे ही डेवलप होगा लोग स्विच कर जाएगा, और ब्रेन गेन जो है पॉसिबल ऑन रिटर्न, कि वापस आप आओ वहाँ से, जिसकी प्रॉबिलिटी बहुत कम होती है। इंडिया से जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन लंदन गए वो कब आके इंडिया में वापस से इन्वेस्ट किए करेंगे, नेवर। तो ये समस्या आती है। पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या, माइग्रेंट्स ऑप्शन एक्सक्लूडेड फ्रॉम वोटिंग राइट्स, ये सबसे बड़ी समस्या है। ये इस पर तो गवर्नमेंट को इंस्टेंट काम, आप जो सुनते हो कि ये हुआ वो हुआ, इतना वोट परसेंटेज ही पोल हुआ, जब लोकसभा या विधानसभा का इलेक्शन होता है तो आप सुनते होंगे इस बात को कि 60% ही लोगों ने वोट किया। तो 60% लोगों ने इसलिए वोट किया क्योंकि 100% लोग तो वहाँ रह ही नहीं रहे हैं,
20%, 25% लोग तो माइग्रेट कर गए। अब ये जो माइग्रेटेड पीपुल है, जो कर्नाटका में रह रहा है, ये माइग्रेटेड पीपुल को आधार कार्ड किसी और स्टेट का है जहाँ से वो आता है, वोटर आईडी वहाँ का है जहाँ से वो आता है, तो वोटिंग भी वो वहीं कर सकता है। अब तो इसका रिप्रेजेंटेशन, इसका तो वोटिंग राइट ही चला गया। इसके लिए गवर्नमेंट को तो तुरंत कुछ करना चाहिए। टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तमाम तरह का रेटिना स्कैनिंग आ गया, आधार कार्ड आ गया। आप जगह जगह सेंटर बनाओ कि कोई भी लोग किसी भी एरिया में रहता हो लेकिन अपने वोटिंग राइट का, और वोटिंग राइट को लेके लॉ बनाइए कि इंडिया में रह रहे हो, तुम्हारी एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक अपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुनो। आप उसमें भी भाग नहीं ले रहे हो और आप इस कंट्री के लिए फिर आपकी क्या ही लाइबिलिटी है। आपने कुछ नहीं कर रहे हो आप कंट्री के लिए, कम से कम वोट तो डाल दो। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो माइग्रेटेड लेबर फोर्स है, ये माइग्रेटेड लेबर फोर्स रह रहा है कहीं और। अब वोटिंग करने के लिए वो 5,000 10,000 खर्चा करके, एक लंबी यात्रा करके स्टेट तो आएगा नहीं, और जहाँ रह रहा है वहाँ वोट कर नहीं सकता है, कोई प्रोसेस ही नहीं है वहाँ पे। तो ये जो 25%, 30% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, ये तो वोटिंग ही नहीं करती है, डिफरेंट कॉज से। तो आप जो इंडिया का पॉपुलेशन देख रहे हो, तो उसमें तो 70%, 60%, 65% लोग ही पोल करते हैं, वोट करते हैं, तो उसी से देश चलता है। आप वहाँ बैठ के गालियाँ दे रहे हो, इंजीनियर हो, ये हो जो भी हो, आप हो, व्हाइट कॉलर जॉब है, ब्लू कॉलर जॉब है, या लेबर हो, लेकिन आप इन्वॉल्व भी नहीं हो इंडियन डेमोक्रेसी में, है ना। एक इसका तरीका क्या है कि वहाँ का लोकल वोटर आईडी अब बनवा लो, नियम है उसका, 6 महीने आप जहाँ रहते हो वहाँ का आईडी। लेकिन वहाँ फिर क्या प्रॉब्लम है कि अगले 2 साल के बाद आप फिर कहीं और रहोगे, और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव से, जो आपके नेटिव लैंड है, वहाँ से आपका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ तो गवर्नमेंट पे काम करना है। पॉलिटिकल जो है माइग्रेशन, जो है माइग्रेटेड लोगों का वोटिंग राइट छीन जाता है, ये सबसे बुरी बात है। इस पर कुछ बनना चाहिए, कुछ लॉ होना चाहिए कि आप जगह जगह वोटिंग सेंटर्स बने हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। आप कम से कम, कोई भी कहीं भी माइग्रेट करता है और किसी देश के किसी भी हिस्से में इलेक्शन है, तो ये सारे सेंटर्स एक्टिवेट कर दो, या फिर मोबाइल में कोई ऐप बना दो, कुछ भी ऐसा कर दो कि वो आदमी वहाँ से वोट कर सके। OTP जाए, रेटिना स्कैन हो, व्हाटएवर, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल। लेकिन इसके कुछ बैड इफेक्ट भी हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल कि किसी ने जो है हैक कर लिया, तो उससे तो पूरा का पूरा इलेक्शन ही चेंज हो जाएगा ना। तो ये बहुत रिस्की काम है, लेकिन कोई सॉल्यूशन इसका निकाला जाना चाहिए। अब ओवरऑल माइग्रेशन हैज मिक्स्ड बट सिग्निफिकेंट इफेक्ट। अच्छे भी इफेक्ट हैं, बुरे भी इफेक्ट हैं। अब है नेक्स्ट कर रहा है चैलेंजेज एंड गवर्नमेंट मेजर्स। माइग्रेट फेस एक्सप्लॉयटेशन। जहाँ भी जाते हैं वहाँ के लोकल उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। अच्छा बिहेव भी करते होंगे, लेकिन बेसिकली वो अपने कल्चर से कट गए, अपने रूट से कट गए, अपने नेटिव लैंग्वेज से कट गए, नेटिव एरिया से कट चुके हैं, तो उनके साथ तो वो उसको अपने आप को माइनॉरिटी जैसी फीलिंग आती रहती है। लो वेजेस, मैंने अभी बताया कि लो वेज पे वो क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर लाइबिलिटी है, इतना दूर आए हैं, कुछ करने आए हैं, चलो कुछ करते हैं, कम पैसा भी दे रहा है, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी, कोई पहचानता ही नहीं है। कभी कुछ लाइफ में ऊपर नीचे हो गया, बीमार पड़ गए, गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, व्हाटएवर कुछ भी, या फिर मान लो कभी सुसाइडल टेंडेंसी आ गई, तो आपके पास कोई सोशल सिक्योरिटी ही नहीं है। आप किससे डिस्कस करोगे? जहाँ आप हो वहाँ पे मान लो दिन भर बकैती करते हुए भी आपका टाइम पास हो सकता है कि एक दूसरे के साथ बात करते हुए निकल गया। पुअर हाउसिंग, स्लम एरियाज, सैनिटाइजेशन है ना, लिमिटेड हेल्थ केयर, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये माइग्रेशन के चैलेंजेज हैं, माइग्रेंट्स के चैलेंज हैं। एक्सक्लूजन फ्रॉम रेशन एंड वोटिंग राइट इन न्यू स्टेट, जहाँ गया है वहाँ से भी राशन और वोटिंग आइडेंटिटीज को मिल नहीं रहा है, मिलता भी है तो भी एक समस्या है कि वोट किसको करे और क्यों करे। इंटरनेशनल माइग्रेंट फेस कल्चरल बैरियर एंड एक्सप्लॉयटेशन अब्रॉड। अब अब्रॉड वाले के साथ प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे पूरा कल्चरल ही अलग है, वहाँ दिवाली होता ही नहीं है, होली होता ही नहीं, जाओगे कहाँ, छठ होता ही नहीं है, बिहू होगा ही नहीं, पोंगल होगा ही नहीं, ओनम होगा ही नहीं, तो आपके पास आपको अजीब कल्चरली कटा हुआ महसूस होगा। इसलिए बाहर में जो लोग रहते हैं उनको देख के बहुत अच्छा और बहुत हैप्पी, उन पर दया करो
ये जो माइग्रेट लोग हैं, अगर आप नहीं हो, कहीं नहीं गए, अपने नेटिव एरिया में रह रहे हो और आपको लग रहा है कि अरे मैं तो फंस गया, मुझे बड़ा आदमी बनना था, तो जो बड़े आदमी बने उनसे जाके कभी पूछो कि कैसा उनको लगता है। हमेशा वो आदमी लोनली ही फील करता है जब बात को, भले उसके पास बहुत पैसे हों, पैसा से जो खरीद सकते। इसलिए देखोगे कि ये जो माइग्रेटेड सिटीज़ हैं, है ना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया, माइग्रेटेड सिटीज़, है ना, जहाँ माइग्रेटेड लोग रहते हैं, बेंगलोर, हैदराबाद, जिसको ये अपने आप को शहर कहते हैं, यहाँ फालतू का डोपामाइन रिलीज करने के लिए पैसे का मिसयूज़ किया जाएगा। पब चले गए, नाइट बार, संडे सैटरडे एंजॉय कर रहे हैं वेस्टर्नाइजेशन के इफेक्ट में, बेवजह का फिजूल का एकदम 2 फ्लोर वाला पिज्ज़ा मंगा रहे हैं, बर्थडे मन रहा है, हर बात पे अल्कोहल खुल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है ना, कोई सोशल आपका स्ट्रक्चर नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं। वहाँ ऐसा नहीं कि नेटिव प्लेस में रहने वाले, पता चला कि गांव में किसी के यहाँ पे कोई फंक्शन है तो आपको बुलाया गया, आप सारे लोग इकट्ठे हुए, वहीं पे जैसा भी था उस हिसाब से अपना हंसी मजाक किए, पार्टी हुआ। यहाँ कोई इसको कौन पहचानता है? ये तो लोनलीनेस से मरा जा रहा है। सैलरी कितना? तो 3 लाख का महीना, सैलरी कितना? तो 5 लाख का महीना, और नीचे गार्ड वाला इसको झिड़क देता है, सिक्योरिटी गार्ड, वो अपार्टमेंट वाला, गाड़ी यहाँ पार्क मत कीजिए, है ना। तो इसकी एक अपनी समस्या है बेचारे की, जिस पे दया करो और कुछ नहीं। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट स्कीम क्या ला रही है? 1 नेशन 1 राशन, है ना, कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड, कि आपको कहीं भी अपना राशन कार्ड दिखा के राशन उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेबर फोर्स के जो लोअर क्लास के लोग हैं, इनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल ये काम है कि बिहार में राशन कार्ड बनाया, गुजरात में जाके राशन उठा ले, एक बार बन गया तो कहीं भी उठा सकते हैं, तो उनको एक सोशल सिक्योरिटी मिलेगी। आयुष्मान भारत हेल्थ केयर प्रोबेबिलिटी 5 लाख तक के लिए, आयुष्मान 4 लाख या 5 लाख का टारगेट वो है, मैक्सिमम लेंथ है कि इतना तक के लिए आपका आयुष्मान भारत बना हुआ है कि अगर कोई समस्या होती है इस कार्ड से आपका पेमेंट करके आप इलाज करा सकते हो। पीएम गरीब कल्याण रोजगार अभियान, इसमें आपको स्किल डेवलप कराया जाएगा, कुछ तरह के स्किल सिखाए जाएंगे कि अपने नेटिव एरिया में ही कर सको। स्टिल चैलेंज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन रिमेन, नीड फॉर बेटर इंटरेस्ट कोऑर्डिनेशन एंड माइग्रेंट वेलफेयर पॉलिसीज। तो सबसे पहले तो वोटिंग राइट, इसका माइग्रेशन के लिए कुछ कर नहीं सकते, ज़्यादा लोग माइग्रेट हमेशा हुए ही हैं इस फॉर्मेशन में, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण भी लोग छोड़ देते हैं एरियाज, जैसे आप देख रहे हो कि सीरिया, लीबिया, ये सबसे लोग भाग रहे हैं। बेटर एजुकेशन, नेचुरल रिसोर्सेस, कल्चरल एक्सचेंज, कल्चरल इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्पावर्ड लिविंग ग्रोथ, इन तमाम इसके रिस्पॉन्सिबल कॉजेज में से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हमारे पास अगला आता है क्या, वे फॉरवर्ड क्या है इसका, फोकस क्या करना है, डेमोक्रेटिक डिविडेंड, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्किल डेवलपमेंट कर दोगे तो लोग कम मूव करेंगे। सपोर्ट फॉर एल्डरली पॉपुलेशन थ्रू हेल्थ केयर एंड पेंशन, अगर आप एल्डरली पॉपुलेशन को, ये बात मैंने कही भी थी कि हेल्थ केयर को बेहतर कर देते हो तो पॉपुलेशन के ग्रोथ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ओल्ड एज में परेशानी से बचने के लिए भी बहुत सारा पॉपुलेशन ग्रोथ कर लेते हैं। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी से फीमेल एजुकेशन, रिड्यूस चाइल्ड मैरिज, ये अगर फीमेल एजुकेशन होगा तो उनके अंदर अवेयरनेस फैलाना आसान हो जाएगा, और चाइल्ड मैरिजेज को आप रोक सकते हो, तो उससे क्या होगा कि मल्टीपल टाइम उनकी प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। स्ट्रेंथ फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग को आप अवेयरनेस से फैला सकते हो, और जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज हैं उसको लेके जो समाज के अंदर एक टैबू है, एक मिसगाइडेंस है, उसको आप रोक सकते हो। इनकरेज वॉलंटरी इनफोर्स रिप्रोडक्टिव चॉइसेस, है ना, ये भी कर सकते हो कि अवेयरनेस फैलाया जाए वॉलंटरी इंकरेजमेंट करके। बैलेंस माइग्रेशन पॉलिसी जो रिड्यूस स्लम एंड इनक्वालिटी, माइग्रेशन पॉलिसी को बैलेंस करना होगा, जो जिस एरिया में लेबर फोर्स है वहीं पे प्लांट लगा दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद पॉपुलेशन बैलेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग अपना ग्रोथ में रखें ताकि आने वाली जनरेशन को भी एक बेहतर वर्ल्ड दे पाएँ, बेटर कंट्री दे पाएँ, और पॉपुलेशन को बैलेंस करके रखें। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मस्ट इंश्योर ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, और हमें ये ध्यान रखना है कि किसी के सोशल जस्टिस में कोई छेड़छाड़ ना हो। ये तमाम तरह की एक्टिविटी अगर हम लोग करते हैं तब जाके ये हो सकता है कि जो हमारा पॉपुलेशन और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड समस्याएं हैं वो सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो ये हमने देखा
पॉपुलेशन और उससे रिलेटेड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स को। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।